अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैंने लिचार्टली प्रिंसिपल पे 2 लेक्चर अभी तक किए हैं। इनमें से फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की है अबाउट लिचार्टली प्रिंसिपल और इसमें से इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर दूसरे लेक्चर में आई टॉक्ड अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम एक्सक्लूसिवली। और आज हम बात करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा अगर एक रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुका है। और ये वो पार्ट है कि मैंने अभी तक अक्सर स्टूडेंट को देखा है कि ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिहाजा टॉपिक का नाम है लिचार्टली प्रिंसिपल या लिचार्टली प्रिंसिपल, और इसमें से हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे इसका असर क्या होगा। मैं कुछ बातें बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रेशर चेंज कर लें या कंसंट्रेशन चेंज कर ले तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये रिएक्शन और स्ट्रेस को कम करने के लिए या फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाएगा तो जब आप प्रोडक्ट का रेशो और रिएक्टेंट का रेशो ले लें तो आपके साथ जो Kc की वैल्यू बनेगी या Kp की वैल्यू बनेगी इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर के साथ हालात ऐसे नहीं है। जब आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर ले, अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे हो और नए टेम्परेचर पे नया इक्विलिब्रियम पहुंच आए तो ये बात सुन ले कि जो इक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो होगा ये प्रीवियस इक्विलिब्रियम के बराबर नहीं होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाय ओनली एंड ओनली वन फैक्टर, इट इज टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं इस लेक्चर के एंड पे इस पर ही डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी मैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इस पे बात करना चाहता हूँ। लिहाजा बी विद मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ ये एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन है आपके साथ कि नाइट्रोजन इट्स रिएक्टेंट और ये है आपके साथ गैसियस स्टेट में। ये रिएक्शन कर लेता है हाइड्रोजन के साथ और ये प्रोड्यूस कर लेता है अमोनिया NH3 और ये आपके साथ गैस। अब ये रिएक्शन आपके साथ एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और ये रिएक्शन आपके साथ एंडोथर्मिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये रिएक्शन मेरे साथ यहाँ पे इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H, तो ये डेल्टा H मेरे साथ इस रिएक्शन के लिए बराबर है -2 पॉइंट समथिंग, लेकिन वो पॉइंट में नहीं लिखता, मैं जस्ट लिखता हूँ किलो जॉल। इसका मकसद क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन आई मीन व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो आप लोगों के साथ ये अमोनिया भी पैदा करता है, लेकिन अमोनिया के साथ साथ ये आपके साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि हीट को आप एज ए प्रोडक्ट ही तस्वर कर लें और एज ए प्रोडक्ट ही डील कर लें। तो लिहाजा ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड में जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फॉरवर्ड में जब ये जा रहा है तो ये रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करने के बाद सिर्फ अमोनिया पैदा नहीं करता बल्कि ये प्रोड्यूस करता है हीट को भी। लिहाजा हीट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। लिहाजा मैं इस इक्वेशन को ब्रेक करता हूं 2 हिस्सों में, एक इसका फॉरवर्ड पार्ट और एक इसका रिवर्स पार्ट, ताकि बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन पर ना हो। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो मैं कहता हूँ कि दिस इज नाइट्रोजन और मैं लिख लेता हूँ कि हेयर इट इज अ गैस और ये हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, इट इज आल्सो अ गैस, इट प्रोड्यूस आपके साथ अमोनिया। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ कहता हूँ कि दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज माई फॉरवर्ड रिएक्शन। अभी तक मैंने रिवर्स को शो नहीं किया है, दिस इज माई फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज माई फॉरवर्ड रिएक्शन। एंड व्हेनेवर आई से फॉरवर्ड रिएक्शन से मेरा मुराद है रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट।
तो अब यहां पे अगर आप देख लें डेल्टा एच इज नेगेटिव, नेगेटिव मींस कि इस रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट तो हीट खारिज हो गया है, हीट रिलीज हो गया है। तो मैं इसको अब लिख लेता हूं यहां पे प्लस हीट। जब मैं इसको लिखूंगा प्लस हीट, इससे मुराद ये है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो यह अमोनिया भी पैदा करता है और साथ हीट भी पैदा कर लेता है। और मैं इसको सिंबॉलिकली जब लिखता हूं डेल्टा एच इट इज -2, इट मींस इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो गया है। रिलीज होने से मुराद ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने अमोनिया के साथ हीट भी पैदा किया है। तो अब मैं इसको नाम देता हूं रिएक्टेंट और इसको मैं नाम देता हूं प्रोडक्ट। तो लिहाजा जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है तो हीट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिहाजा ये प्रोडक्ट ही पैदा कर लेता है। लिहाजा अगर ये देखें फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस कि ये हीट रिलीज कर रहा है। हीट ये रिलीज इसलिए कर रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया के साथ हीट भी पैदा कर रहा है। तो देयरफॉर फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मींस फॉरवर्ड में ये अमोनिया के साथ हीट भी पैदा कर रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब अगर ये रिएक्शन रिवर्स में आना शुरू कर ले, बिकॉज रिवर्सिबल का मकसद यही होता है कि वेयर रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के कुछ मॉलिक्यूल रिकंबाइन या डिसोसिएट या जो भी हो, इट प्रोड्यूस रिएक्टेंट। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पे अगर आप लोग इस पे जरा गौर कर ले, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि अगर मेरे साथ ये अमोनिया आपके साथ मिल जाए, किसके साथ? हीट के साथ, तो अमोनिया प्लस हीट जब ये आपस में दोबारा मिल जाए तो ये आपके साथ पैदा कर सकता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड दिस इज माय रिवर्स रिएक्शन। दिस इज माय रिवर्स रिएक्शन। तो अब जरा गौर कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है तो फॉरवर्ड मींस व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये अमोनिया पैदा कर रहा है और ये हीट पैदा कर रहा है, तो हीट निकल रहा है, मतलब है कि इट प्रोड्यूस हीट। तो देयरफॉर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाके इट इज एक्सोथर्मिक। लेकिन अब अगर आप यहां पे देख लें, ये रिएक्शन जब रिवर्स में आ रहा है, रिवर्स में मींस कि ये और ये आपस में मिलके ये बना लेता है रिएक्टेंट। अब बताओ मुझे, क्या अमोनिया सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है? नो, अमोनिया के साथ हीट भी रिएक्टेंट है। और अब ये अमोनिया और ये हीट आपस में मिलके ये पैदा करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये अमोनिया इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जहां पे हीट एब्जॉर्ब होता है इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो रिवर्स में दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब देखिए सेम रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है तो यह अमोनिया भी पैदा करता है, हीट भी पैदा करता है। हीट इस्तेमाल नहीं हो रहा है बल्कि ये पैदा हो रहा है, तो हम इसको नाम देते हैं कि इट इज एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर आप यहां पे देख ले, जब अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ये खुद कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये अपने साथ एक और रिएक्टेंट भी मिला लेता है, एंड दिस रिएक्टेंट इज हीट। तो हीट जब ये रिएक्टेंट अगर आप देख ले, अब ये हीट पैदा नहीं हो रहा है बल्कि वापसी में ये अमोनिया की तरह हीट भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये अमोनिया हीट के साथ रिएक्शन ही करके ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पैदा कर लेता है। अगर ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तो ये चीज नहीं बनेगा। इट मींस अगर आप देख लें, रिवर्स में हीट इस्तेमाल हो रहा है और फॉरवर्ड में हीट पैदा हो रहा है, तो देयरफॉर रिवर्स में इट इज एंडोथर्मिक। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि रिवर्स में दिस इज एंडोथर्मिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स में इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन जब ये फॉरवर्ड में जा रहा है तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका आप लोग मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इसका हमारे इस डिस्कशन के साथ क्या ताल्लुक है। आप तब तक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ये आइडिया 100% क्लियर ना हो। अब मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूं, फोकस एट। लिहाजा अब ये रिएक्शन, नाउ दिस इज माय रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड में दिस इज एक्सोथर्मिक और रिवर्स में इट इज एंडोथर्मिक। मैंने बहुत डिटेल के साथ इस पर बात अभी कर ली है। अब लुक एट,
आपके साथ एक और रिएक्शन है A प्लस बी, और इससे पैदा होता है C प्लस डी, और मैं कहता हूं कि डेल्टा H इज सपोज इट इज 23 किलो जूल। अब अगर आप देख लें 23 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये बात क्लियर कट सुन ले कि अगर आपके साथ ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H माइनस, तो हीट विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब मैं यहां पे लिख लूं डेल्टा H इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन हीट is the part of reactant and forward direction, because डेल्टा H जब पॉजिटिव हो तो वो इस्तेमाल हो रही है, इस्तेमाल देखिए यहां पे जब ये नेगेटिव हो इट मीन्स ये पैदा हो रहा है। पैदा ये तब होगा जब आपके साथ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के दौरान ये पैदा होता है, तो देयरफॉर हम इसको प्रोडक्ट के साथ लिख लेते हैं। लेकिन जब आपको मैं कहूं कि डेल्टा H इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स के हीट इस्तेमाल हो गया है, इस रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब्स हो गया है। हीट अगर एब्जॉर्ब्स हो रहा है तो इट मीन्स वो इस्तेमाल हो रहा है कहीं पे। स्टार्ट कहां से हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है फ्रॉम योर रिएक्टेंट। तो लिहाजा एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप डेल्टा H को लेके किसका हिस्सा, इसको आप लेके पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये दोबारा अगेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जरा इसको देख लें। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है तो मैं इस रिएक्शन को स्प्लिट कर लेता हूं आप लोगों के समझाने के लिए। अगर मैं इसको लिख लूं कि A प्लस बी, तो ये हीट को भी साथ साथ कंज्यूम कर रहा है। अगर आप देख लें हीट A प्लस बी का हिस्सा बन के इससे बन जाता है C प्लस डी। अगर ये C प्लस डी हीट को कंज्यूम ना कर लें तो ये आपके साथ C प्लस डी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो आप लोग बताएं कि इस दौरान हीट इस्तेमाल हो रहा है या हीट पैदा हो रहा है? तो अगर आप देख ले हीट कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम होके ये क्या पैदा करता है? C प्लस डी। तो देयरफॉर फॉरवर्ड में दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड में दिस रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में मैं इसको नाम दूंगा कि इट इज एंडोथर्मिक। सॉरी अगर मैंने एक्सो का लफ्ज इस्तेमाल किया हो तो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा अब रिवर्स में देख ले, रिवर्स में क्या होता है कि C प्लस डी दोबारा कंज्यूम हो जाए और वो प्रोडक्ट यानी वो रिएक्टेंट बनाए। तो अब अगर आप यहाँ पे देख लें C प्लस डी दोबारा आपस में मिल गए तो इसने क्या पैदा किया है? इसने A भी पैदा किया है, B भी पैदा किया है और हीट भी पैदा किया है। तो मैं लिख लेता हूं A प्लस बी प्लस डेल्टा H। नाउ कंसिडर इसको इस तरह कि C प्लस डी जब इस्तेमाल होते हैं व्हेन दे कंज्यूम, बिकॉज जब ये रिएक्शन करेंगे तो दे विल कंज्यूम। तो जब ये C प्लस डी कंज्यूम होंगे तो कंज्यूम होने के बाद दे विल प्रोड्यूस A प्लस बी, तो ये हीट भी पैदा कर रहा है। तो नाउ दिस इज टर्निंग पॉइंट। जब यहाँ पे A प्लस बी रिएक्शन करते हैं तो ये हीट इस्तेमाल कर रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। लेकिन अगर आप रिवर्स में देख लें C प्लस डी आपस में रिएक्शन करके न सिर्फ A प्लस बी पैदा करता है बल्कि डेल्टा H भी पैदा कर लेता है। तो लिहाजा रिवर्स में अगर आप देख लें A प्लस बी के साथ ये हीट भी पैदा कर रहा है। तो देयरफॉर रिवर्स में इट इज एक्सोथर्मिक। तो अगर आप देख लें फॉरवर्ड में इट इज एंडोथर्मिक और रिवर्स में इट इज एक्सोथर्मिक। तो लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूं कि दिस इज रिवर्स रिएक्शन, दिस इज रिवर्स रिएक्शन। और रिवर्स में अगर आप देख लें C प्लस डी आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये A प्लस बी के साथ डेल्टा H भी प्रोड्यूस करता है। तो जो चीज प्रोड्यूस होता है तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे रिएक्टेंट का हिस्सा है। बिकॉज नाउ अगर आप इसको देख लें ये रिवर्स की बात मैं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्स। तो ये आपके साथ हो गया रिवर्स रिएक्शन और ये है आपके साथ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो लिहाजा ये बातें जो मैंने अभी की तो इसको आप लोगों ने आगे इस्तेमाल करना है। व्हेन डेल्टा H इज पॉजिटिव रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब ये एंडोथर्मिक होगा तो इट मींस जिस तरह रिएक्टेंट इस्तेमाल होते हैं तो ये हीट भी इस्तेमाल ही होगा। रिएक्टेंट इसको इज ए यानी वी कैन से इट इज अ रिएक्टेंट। तो लिहाजा देयरफॉर फॉरवर्ड में ये है आपके साथ एंडोथर्मिक। लेकिन जब ये रिवर्स में आएगा तो C प्लस डी पैदा करेगा A प्लस बी और डेल्टा H, तो रिवर्स में ये होगा एक्सोथर्मिक। तो मैं इस पे अब
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब इस पे क्या है, अब मैं उस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तरफ आता हूँ, लेकिन आप लोग काइंडली इसको अंडरस्टैंड कर ले बिकॉज ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। सो प्लीज़ ओके मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और बल्कि ये यहाँ पे इसी तरह पड़ा रहे, मैं यहाँ पर ही डिस्कशन शुरू कर लेता हूँ। ओके, दिस इज माय डिस्कशन एरिया फर्दर। अब यहाँ पे देख लें, ये है मेरे साथ सेम रिएक्शन जिसमें मैं कहता हूँ कि नाइट्रोजन और ये आपके साथ हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस अमोनिया, तो ये मेरे साथ आ गया डेल्टा H, इट इज -22 किलो जूल। ये मैंने प्रीवियस डेटा ही लिख लिया। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। ये डेल्टा H ये शो करता है कि ये रिएक्शन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये अमोनिया भी पैदा करता है, और डेल्टा H जब माइनस हो जाए इट मींस ये हीट भी पैदा कर रहा है। तो हीट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे रिएक्ट, और रिएक्ट करने के बाद ये प्रोड्यूस करता है अमोनिया, और मैं इसको लिख लेता हूं डेल्टा H। ये डेल्टा H से मेरा मुराद है हीट, आई कॉल इट हीट, कि मेरे साथ अब ये हीट है, दिस इज हीट। यहां पे मैंने डेल्टा H लिख लिया है हीट, इससे मेरा मुराद हीट ही है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आई मीन हीट, इट इज हीट। ओके, अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप यहाँ पे देख ले, हीट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट इस साइड में जब ये फॉरवर्ड में जा रहा है, लेकिन जब ये रिवर्स में जाएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे बता दिया, तो रिवर्स में प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बना लेता है। तो ये और ये आपस में मिलकर ये बनाता है। तो अगर ये कंज्यूम होगा तो ये भी कंज्यूम होगा। तो फॉरवर्ड में इट इज एक्सोथर्मिक और रिवर्स में इट इज एंडोथर्मिक। अब ले चार्टली प्रिंसिपल में मैंने कंसंट्रेशन पे बहुत डिटेल में बात की थी। अब इस रिएक्शन में मैं हीट को ट्रीट कर रहा हूं लाइक प्रोडक्ट। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अच्छा मैं कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बढ़ा रहा हूं, तो जब नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ले चार्टली प्रिंसिपल ये है, ले चार्टली प्रिंसिपल, कि जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो रिएक्शन चाहेगा कि वो कंसंट्रेशन को दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए। ओरिजिनल पोजीशन से मेरा मुराद ये है कि जिस स्टेज पे इक्विलिब्रियम स्टेज था वहां पे नाइट्रोजन दोबारा ही इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो जब आप नाइट्रोजन की मिकदार बढ़ाएं तो नाइट्रोजन अपना मिकदार कम करना चाहेगा। उनके साथ कम करने का एक ही तरीका है कि वो इस नाइट्रोजन को कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करने का एक ही तरीका है कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, इट विल प्रोड्यूस अमोनिया प्लस हीट। ये तो मैंने नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बता दिया। अब आप लोगों से मेरा नेक्स्ट सवाल है कि अगर मैं इसमें अमोनिया शामिल कर लूं, इफ आई एड अमोनिया, अमोनिया का कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया। अगर अमोनिया का कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया तो ले चार्टली प्रिंसिपल के मुताबिक ये दोबारा कंसंट्रेशन को कम से कम करने की कोशिश करेगा कि ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाए। तो आपने अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अमोनिया के कंसंट्रेशन को कम करने का एक ही तरीका है कि ये अमोनिया इस्तेमाल हो जाए। अगर ये अमोनिया को इस्तेमाल करना है तो इनके इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है कि ये कन्वर्ट हो जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, मतलब ये कि रिएक्शन रिवर्स में चला जाए। दिस इज द ओनली वन वे। तो आप लोग कहेंगे कि जी आप तो पढ़ा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत है। अब ये जो हीट है ये है मेरा प्रोडक्ट, और जब मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाऊं इसका मकसद यह है कि आई एड हीट। अब अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो टेम्परेचर के बढ़ाने के बाद मैं इसमें हीट ऐड कर रहा हूं या निकाल रहा हूं। तो जहां पे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप हीट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पानी को ले लें, पानी का टेम्परेचर है 25 सेंटीग्रेड, आप इसको गर्म करना चाहते हैं तो आप इसको रख लेते हैं किसी आग पे या कहीं पे ताकि वो गर्म हो जाए। आप इसमें हीट को ऐड कर लेते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब इसमें मैं हीट ऐड कर लूं। अब इसमें मैं हीट ऐड कर लेता हूं, तो ये मैंने हीट ऐड किया। जब मैंने हीट ऐड कर लिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे तो इनकी मखसूस मिकदार होगी। टेम्परेचर के बढ़ाने से व्हेन आई इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन इंक्रीज एंड टेम्परेचर मीन्स एडिशन ऑफ हीट, एडिशन ऑफ हीट। क्योंकि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो हीट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट।
हाँ रिवर्स में ये रिएक्शन यानी ये रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है। तो अब देखिए जब मैंने अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो आपने कहा कि जब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये कंसंट्रेशन चाहता है कि अपने आप को कम कर ले, तो कम करने के लिए अमोनिया अपने आप को कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करने का एक ही तरीका है कि वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाए। अब ये हीट आपने ऐड किया, अब ये हीट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर लेगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगा। आपने हीट की मिकदार बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब ये हीट अपने आप को कंज्यूम करेगा। अब इनके साथ कंज्यूम करने का एक ही तरीका है कि वो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर ले और रिएक्शन को कहाँ पे ले जाएं रिवर्स में। लिहाजा अगर आप देख लें जब मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन प्रोसीड कर लेता है रिवर्स में। लेकिन अब एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी चीज का आप टेम्परेचर कम करना चाहें तो आप इसको हीट देते हैं या निकालते हैं? श्योरली आप कहेंगे कि हाँ हीट निकालेंगे। मसलन अगर मेरे साथ कहीं पे एक गर्म लोहे का टुकड़ा पड़ा है, अगर मैं इसको ठंडा करना चाहूं तो मैं इसको पानी में डालूंगा ताकि इससे हीट निकाल ले। अब अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर कम करना चाहूं, यानी अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर लूं, लेट्स सपोज दूसरे केस में यही रिएक्शन मैं ले लेता हूं, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर लेता हूं कि लेट्स सपोज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे रिएक्ट एंड इट प्रोड्यूस अमोनिया, दिस इज H, here it is H and here it is H and delta H ये मेरे साथ इंफॉर्मेशन है, इस रिएक्शन है कि ये आपके साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो टेम्परेचर तब अगर मैं कम कर लूं, अगर मैं टेम्परेचर कम कर लूं तो टेम्परेचर तब कम होगा जब आप किसी चीज से हीट निकाल लें। अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर लूं, इट मींस मैं इसे हीट निकाल रहा हूं। अगर मैं इसे हीट निकाल दूं तो यहां पे कमी आएगी। मैं आपको एनालॉजी इस तरह से समझा सकता हूं कि अगर आप अमोनिया को इसे हटा दें, अमोनिया की मिकदार कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम चाहता है कि नो, जो मेरा कंसंट्रेशन पहले से था वो मैं बहाल कर लूं। तो जब आप अमोनिया को निकालेंगे तो लिचार्डी कहता है कि ये कमी पूरा करने के लिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। क्यों फॉरवर्ड में जाएगा? ताकि मजीद अमोनिया बन जाए, और मजीद अमोनिया बनने के लिए इसको फॉरवर्ड में जाना जरूरी है। अब अगर मैं इसे हीट निकालूं तो हीट तो प्रोडक्ट का हिस्सा है, मैंने प्रोडक्ट की मिकदार कम कर ली, टेम्परेचर मैंने कम कर लिया। टेम्परेचर के कम होने से अब क्या होगा, डेल्टा H कम हो जाएगा। ऐसे मैंने हीट निकाल लिया, जिस तरह मैं अमोनिया निकालता हूं तो मैंने यहां पे हीट निकाल लिया तो हीट की कमी आ गई। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला हीट बहाल करना चाहेगा ताकि वो जो हीट पहले से मौजूद था उसको बहाल कर ले। इनके बहाल करने का एक ही तरीका है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाए। तो जब ये फॉरवर्ड में जाएगा तो ये हीट भी पैदा करेगा और ये अमोनिया भी पैदा करेगा, और तब तक जाएगा जब तक ये दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन ना कर ले। दैट्स द वे कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा। अब आप लोगों के सामने मैं एक और रिएक्शन लिख लेता हूँ और उसको भी इसी तरह डिटेल में लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, और फिर 2-3 एग्जाम्पल के बाद इसको खत्म कर लेंगे। ओके, लेट्स सी टाइम क्या हो गया? 20 मिनट्स ही है। ओके, ओके, एक सिंपल सा रिएक्शन मैं ले लेता हूं एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। फॉर एग्जांपल आई हैव नाइट्रोजन और इट इज अ गैस, और ये आपके साथ ऑक्सीजन, हेयर इट इज अ गैस एंड दिस चेंज इनटू NO2, इट इज आल्सो अ गैस, और इसके लिए डेल्टा H ये बराबर है आपके साथ 180 किलोजूल। यहां पे देख लें डेल्टा H इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स कि जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये NO बनाता है, लेकिन NO बनाने के लिए इसको हीट एब्जॉर्ब करना होगा तब ये रिएक्शन होगा। अगर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो मीन्स कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डेल्टा यानी हीट को भी इस्तेमाल कर रहा है। हीट के इस्तेमाल किए बगैर ये NO में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नाउ heat is the part of reactant. That's very important. अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मेरे साथ जो हीट है डेल्टा H, it is positive. Positive means endothermic process. तो लिहाजा मैं इसको लिख लूंगा कि it is डेल्टा H.
बल्कि डेल्टा एच की बजाय आई राइट हीट। अब मुझे कैसे पता चला? बिकॉज इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स कि हीट एब्जॉर्ब्स हो गया। हीट क्यों एब्जॉर्ब्स हो गया? इसलिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और कुछ हिस्सा हीट का इस्तेमाल करता है और इससे बनता है NO। अच्छा, अब एक बात और, लेकिन अगर आप यहां पे देख लें, जब ये NO दोबारा डिकम्पेस होगा तो जब ये इस्तेमाल होगा तो ये O2 भी बनाएगा, N2 भी बनाएगा और हीट भी पैदा करेगा। तो अब अगर आप देख लें, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है तो हीट को एब्जॉर्ब्स कर रहा है, लेकिन जब ये रिवर्स में जा रहा है तो ये आपके साथ हीट को रिलीज कर रहा है। बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को पैदा नहीं करता है, बल्कि ये हीट भी पैदा करता है। लेकिन जब ये खुद बनता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, तो फिर ये हीट ये इस्तेमाल होता है और इससे ये बनता है। अच्छा, अब मैं सवाल पूछता हूं कि अगर मैं इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ाऊं नाइट्रोजन का, तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, रिएक्शन चाहेगा कि दोबारा कंसंट्रेशन कम हो जाए। इनके कम करने का एक ही तरीका है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले और इससे प्रोडक्ट बन जाए। दिस इज द ओनली वन वे। अब अगर आपसे मैं पूछूं, अच्छा कि मैंने NO का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो जब ये कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन चाहेगा कि उसको कंज्यूम कर ले। वो जो कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया है इसको कम कर ले। इनका कम करने का एक ही तरीका है कि ये वापस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाए। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन का मैंने हीट, इस टेम्परेचर का मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ाना मीन्स कि मैं हीट ऐड कर रहा हूं। अब अगर मैं हीट ऐड कर रहा हूं तो मुझे बताओ कि हीट इज रिएक्टेंट है या इज ए प्रोडक्ट है? तो आप श्योर लिखेंगे कि इट इज द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज हीट एब्जॉर्ब्स हो रहा है। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट एब्जॉर्ब्स हो गया, हीट बढ़ गया, मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मैंने हीट ऐड करने के बाद मैं इसको ट्रीट करता हूं, ट्रीट इट एज रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट की तरह ही ट्रीट कर ले। अब अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो आप लोग मुझे बताएं कि जब हीट बढ़ जाएगा तो रिएक्शन चाहेगा कि इसकी अमाउंट कम हो जाए, और इनके कम करने का एक ही तरीका है कि वो इस्तेमाल हो जाए। और ये तब इस्तेमाल होगा कि जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अमल करके ये पैदा कर ले NO, तो ये रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन मेरा नेक्स्ट सवाल, अगर मैं टेम्परेचर को कम कर लूं, टेम्परेचर के कम होने का मकसद ये है कि जिस तरह मैं बाल्टी पानी है, गर्म है, अगर इसको मैं ठंडा करना चाहूं तो मैं इसे हीट निकालूंगा। अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर लूं तो कम करने का एक ही तरीका है कि मैं इसे हीट को निकाल रहा हूं। अगर मैं हीट निकालूंगा तो यहां पे इनकी कंसंट्रेशन यानी इसकी अमाउंट कम हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने का एक ही तरीका है कि ये रिएक्शन रिवर्स में आ जाए। जब ये रिवर्स में आ जाएगा तो NO न सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पैदा करेगा बल्कि आपके साथ हीट भी पैदा करेगा। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट को अब जब आपको इस किस्म का सवाल दिया जाए कि जी ये रिएक्शन है, ये बताओ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, तो आप सबसे पहले देख लें कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अगर वो एंडोथर्मिक है तो हीट को जमा कर लें रिएक्टेंट के पार्ट में, और अगर आपके साथ वो प्रोडक्ट है तो हीट को जमा कर ले प्रोडक्ट के केस में, और फिर उनको बिल्कुल कंसंट्रेशन के इफेक्ट की तरह ही डील कर लें। लेकिन अब स्टूडेंट को अक्सर मैंने देखा है कि जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, चूंकि कुछ एमसीक्यूज ऐसे आते हैं और मैं उनको भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। टेम्परेचर के बढ़ाने से, कॉमन सेंस से सीख ले, टेम्परेचर के बढ़ाने से हीट आप ऐड करते हैं तो हीट कंज्यूम होगा, और जब हीट कंज्यूम होगा तो रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे ये कंज्यूम हो सके। अब इस रिएक्शन में अगर आपसे मैं पूछूं कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर के बढ़ाने से मैंने हीट ऐड किया, तो हीट यहाँ पे रिएक्टेंट का हिस्सा है या प्रोडक्ट का, तो कंफर्म बात है कि आप मुझे कहेंगे कि ये रिएक्टेंट का हिस्सा है। अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन को कम करने के लिए वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड, इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर कम करूंगा, टेम्परेचर कम करना मीन्स कि मैं किसी चीज से हीट निकाल रहा हूं, अगर मैं इसे हीट निकालूंगा तो इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कमी को पूरा करने के लिए कहीं तो हीट लाना होगा, तो इनके साथ एक ही तरीका है कि जब ये चीज दोबारा वापस आ जाए
तो वापस आने के बाद ये नाइट्रोजन भी पैदा करेगा, ये ऑक्सीजन भी पैदा करेगा और ये आपके साथ हीट भी पैदा करेगा। तो लिहाजा टेम्परेचर के कम होने से इट विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, टेम्परेचर के बढ़ाने से इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें अब एक चीज़ है जो अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है कि दे हैव प्रॉब्लम इन इट, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, वो भी आप लोग देख लें। काइंडली इस रिएक्शन को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। आई स्प्लिट दिस रिएक्शन। अगर आप देख ले दिस रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे गौर कर ले तो डेल्टा H इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली फोकस इट। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दिस चेंज इनटू, यहाँ पे मैं हीट भी लिख लेता हूँ बिकॉज ये रिएक्शन उस वक्त तक फॉरवर्ड नहीं जाएगा जब तक आप टेम्परेचर राइज ना कर लें, हीट आप ना दें। तो अब ये बनेगा आपके साथ NO और ये 2। अब अगर आप देख लें ये है मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज माय फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। लेकिन जब यही रिएक्शन रिवर्स में आएगा, रिवर्स मींस कि ये चीज जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पैदा करेगा तो ये हीट भी साथ साथ पैदा कर रहा है। तो दिस इज माय रिवर्स रिएक्शन, दिस इज NO2 और ये पैदा करेगा आप लोगों के साथ N2O2 और ये पैदा करेगा हीट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये फॉरवर्ड में जा रहा है तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जब ये रिवर्स में आ रहा है तो NO सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पैदा नहीं करता है बल्कि ये हीट भी पैदा कर रहा है। तो लिहाजा फॉरवर्ड में इट इज एंडोथर्मिक और रिवर्स में इट इज एक्सोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फोकस कर ले। रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हीट कहां पे ऐड होगा? अगर आप देखें हीट रिएक्टेंट के साइड पे भी ऐड होगा। अगर रिएक्टेंट साइड पे ऐड होगा तो वेयर इट विल प्रोसीड, तो हीट कंज्यूम होगा। हीट को कंज्यूम करने के लिए इसको फॉरवर्ड में ही जाना होगा। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल, अगर मैं इसे हीट निकाल दूं, बल्कि इससे पहले जब मैंने इसमें टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, जब मैंने हीट दे दिया तो रिएक्शन वहां पे चला गया जहां पे ये एंडोथर्मिक है। तो इट मीन्स कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं यानी जब मैं हीट ऐड करता हूं तो हमेशा के लिए रिएक्शन वहां पे जाएगा जिस साइड पे ये एंडोथर्मिक हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं इसी ही रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर लेता हूं, तो टेम्परेचर के कम होने से मैं हीट को निकाल रहा हूं या दे रहा हूं? तो मैं हीट को निकाल रहा हूं। तो ये मैंने हीट ऐसे निकाल लिया। जब मैंने हीट निकाल लिया, टेम्परेचर मैंने लो किया या ज्यादा कर लिया? टेम्परेचर को मैंने लो कर लिया। टेम्परेचर के लो करने के बाद इसे मैंने हीट निकाल लिया। हीट जब मैंने निकाल लिया तो यहाँ पे कमी आ गई। इस कमी को पूरा करने के लिए एक ही रास्ता है कि ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाए। रिएक्टेंट ये बनाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और ये हीट। लेकिन रिवर्स में ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? ये है आपके साथ एक्सोथर्मिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन वहां पे जाया जहां पे ये एंडोथर्मिक था, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। लेकिन जब मैंने टेम्परेचर को कम कर लिया, कॉमन सेंस से भी सीख ले, तो मैंने हीट को निकाल लिया। हीट को निकालने के बाद इस कमी को पूरा करने के लिए रिएक्शन रिवर्स में आ गया। तो इसका मकसद ये है कि अगर आप टेम्परेचर को कम कर लें तो फिर रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे ये एक्सोथर्मिक है, तो ये रिवर्स में है एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर के कम होने से इट विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। और क्यों होगा? बिकॉज जब आप हीट को कम कर लें तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये मजीद हीट पैदा करेगा, और जहां पे हीट पैदा होता है इसको हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जहां पे हीट कंज्यूम होता है इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इस रिएक्शन में जब हीट इस्तेमाल होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह है एंडोथर्मिक, और जब ये हीट, दोबारा सुन ले, जरूरी नहीं है कि हीट जब एब्जॉर्ब होगा यानी जब एंडोथर्मिक होगा तो वो फॉरवर्ड में जाएगा। आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि इवन के ये एंडोथर्मिक भी होगा लेकिन ये रिवर्स में आएगा। अब जरा इस पे गौर कर ले, ये फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है इसलिए ये फॉरवर्ड में जा रहा है, और ये रिएक्शन अगर आप देख ले ये रिवर्स में एक्सोथर्मिक है। तो इसलिए टेम्परेचर के कम होने से आप इसे हीट निकाल रहे हैं। कमी को पूरा करने के लिए ये मजीद हीट पैदा करेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट।
लेकिन अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, जल्दी जल्दी मैं समझा लेता हूं. दिस इज नाइट्रोजन एंड अगेन इट इज हाइड्रोजन, और ये पैदा कर लेता है आपके साथ अमोनिया, और मैं लिख लेता हूं कि डेल्टा H, इसके लिए डेल्टा H है -92 किलोजूल. अगर आप देख लें इट इज माइनस मीन्स हीट रिलीज हो गया है. अगर हीट रिलीज हो गया है तो हीट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज, मैं लिख लेता हूं कि दिस इज हीट, ये हीट जो है ये प्रोडक्ट का हिस्सा है. अब इस रिएक्शन को मैं स्प्लिट कर लेता हूं, लेकिन इससे पहले मैं दोबारा अपने सेंटेंस रिपीट कर लेता हूं. टेम्परेचर के बढ़ाने से आप हीट ऐड करते हैं तो रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे ये एंडोथर्मिक हो. ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, ये रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन एंडोथर्मिक वजह क्या है, जब आप हीट को ऐड कर लेंगे तो वो कंज्यूम होगा, तो जहां पे ये कंज्यूम होगा ये उसी साइड में ही जाएगा. और जब आप टेम्परेचर को कम कर लें तो रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे हीट की कमी पूरे हो सके, मतलब इट विल प्रोसीड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब यहां पे देख लें ये रिएक्शन मैं इस तरह स्प्लिट कर लेता हूं. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब ये रिएक्शन कर लेता है तो ये अमोनिया भी पैदा कर लेता है. दिस इज अमोनिया, ये अमोनिया भी पैदा कर लेता है. अमोनिया के साथ साथ ये हीट भी पैदा कर रहा है, बिकॉज मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है. लेकिन अब अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट अबाउट रिवर्स, तो रिवर्स से मुराद ये है कि ये रिएक्शन रिवर्स में तब जाएगा जब अमोनिया कंज्यूम हो, लेकिन अमोनिया साथ साथ हीट को भी इस्तेमाल करेगा. तो लिहाजा रिवर्स रिएक्शन में हीट इस्तेमाल हो रहा है, फॉरवर्ड में ये पैदा हो रहा है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया भी पैदा कर रहा है, हीट भी पैदा कर रहा है, लेकिन रिवर्स में ये अमोनिया और ये आपके साथ हीट ये पैदा कर लेता है नाइट्रोजन और ये आपके साथ हाइड्रोजन. तो फॉरवर्ड में ये है एक्सोथर्मिक, दिस इज एक्सोथर्मिक बिकॉज ये अमोनिया भी पैदा करता है, हीट भी पैदा करता है. और रिवर्स में क्या है, रिवर्स में अमोनिया हीट के साथ रिएक्शन करके ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पैदा करता है, तो लिहाजा इट इज एंडोथर्मिक. अब जरा काइंडली कॉमन सेंस इस्तेमाल कर ले. मैंने कहा था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने का मकसद ये है कि हम हीट ऐड कर रहे हैं. हीट ऐड करना रिएक्शन वहां पे ले जाएगा जहां पे ये एंडोथर्मिक हो. अब जरा गौर कर ले, मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा लेता हूं. जब मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो टेम्परेचर जो है बढ़ाने से मैं हीट ऐड कर रहा हूं. अगर मैं हीट ऐड कर रहा हूं तो हीट किस साइड पे ऐड होगा, प्रोडक्ट साइड के या रिएक्टेंट साइड पे, तो आप कहेंगे प्रोडक्ट साइड पे. अगर प्रोडक्ट साइड पे मैंने हीट बढ़ा दिया, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने हीट बढ़ा दिया, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, मैंने हीट ऐड किया, तो हीट की मिकदार जब ज्यादा हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो दोबारा इक्विलिब्रियम को लाने के लिए ये हीट को कंज्यूम करेगा, और हीट ये तब कंज्यूम होगा जब ये रिवर्स में चला जाए. अब ये बताओ कि रिवर्स में जब ये जा रहा है, दिस इज इन रिवर्स डायरेक्शन, तो रिवर्स डायरेक्शन में जब हीट को ये कंज्यूम करेगा तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा या एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा. तो मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे ये एंडोथर्मिक हो. अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो मैं हीट को ऐड कर रहा हूं, तो हीट कंज्यूम होना चाहता है, और इस रिएक्शन में हीट तब कंज्यूम होगा जब अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाए. तो अब ये बताओ कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है, तो ये रिएक्शन रिवर्स में जा रहा है. तो अब जरा यहां पे डिफरेंट सिचुएशन है. इस केस में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जब मैं हीट देता हूं तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए कि यहां पे हीट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इस्तेमाल होता है. लेकिन यहां पे जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो हीट मैं ऐड कर रहा हूं, तो हीट जो है इट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट. तो हीट को इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है कि प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट. तो यहां पे अगर आप देख लें, अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे ये एंडोथर्मिक हो. तो टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो ये इस डायरेक्शन में है एंडोथर्मिक, तो इट विल प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन. और अगर मैं टेम्परेचर को कम कर लूं तो रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे ये एक्सोथर्मिक हो. अब अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर लूं तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी सिंपल. अगर मैं इससे टेम्परेचर कम कर लूं तो मैं इसे हीट निकाल रहा हूं. अगर मैंने इसे हीट निकाल लिया तो हीट को पूरे करने के लिए एक ही रास्ता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया पैदा कर ले और ये हीट भी पैदा कर ले, तो इट विल प्रोसीड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन. मेरे ख्याल में कि बात बहुत क्लियर हो चुकी होगी कि अगर आपको कोई बंदा कहे कि वेयर द टेम्परेचर, यानी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाना मीन्स हीट ऐड कर लेना, और जिस साइड पे हीट
आप ऐड कर ले, उसको कंज्यूम करने के लिए वो अपोजिट साइड में जाएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूं, बस ये लास्ट एग्जांपल है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज A प्लस B, दिस चेंज इनटू C प्लस D। मैं लिख लेता हूं डेल्टा H एज पॉजिटिव। व्हेन आई से पॉजिटिव इट मींस इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो मैं लिख लेता हूं कि A प्लस B प्लस डेल्टा H, दिस चेंज इनटू C प्लस D। फॉरवर्ड में ये है एंडोथर्मिक और रिवर्स में है ये एक्सोथर्मिक। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, आई एड हीट, अगर मैं हीट को ऐड करूंगा तो ये कंज्यूम होगा। इनके कंज्यूम करने का एक ही तरीका है कि ये फॉरवर्ड में चला जाए। ये मेरे ख्याल में आपको बात क्लियर हो चुकी है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे ये एंडोथर्मिक हो, और टेम्परेचर के कम करने से ये वहां पे जाएगा जहां पे एक्सोथर्मिक हो, ताकि मजीद हीट पैदा हो सके। आप लोगों को मैंने जो डिटेल बता दिया, काइंडली इनको अंडरस्टैंड कर ले। लेट वेट, मैं जल्दी एक और पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विद नो टाइम में, वो भी आप लोग गौर से सुन ले। लेक्चर लेंथी हो गया और आप लोगों को शायद मसला भी हो, लेकिन मैं जल्दी इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक बात नोट कर ले कि Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फॉर किस रिएक्शन के लिए? ये आपके साथ एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो Kc की वैल्यू बढ़ेगी, और Kc की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमारे साथ ये रिएक्शन जो है ये है एंडोथर्मिक। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो Kc की वैल्यू बढ़ेगी। अब हमें Kc का पता है कि Kc के लिए एक्सप्रेशन क्या है। Kc की एक्सप्रेशन है NO, और ये बनेगा आपके साथ स्क्वायर, और ये आप लोगों के साथ दिस इज नाइट्रोजन एंड हियर इट इज ऑक्सीजन। ओके, मैं जल्दी इसको निपटा लेता हूं। मेरे साथ इसके लिए डेल्टा H मेरे साथ इसके लिए बराबर है 180 किलोजोल, और Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए बराबर है 4.5×10⁻³ और लेकिन ये उस कंडीशन में जब मेरे साथ इसके लिए टेम्परेचर हो 298 केल्विन। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर लूं तो Kc की वैल्यू मेरे साथ आ जाती है 1.7×10⁻⁷ और अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं 2300 केल्विन। अगर आप यहां पे देख लें, काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एराइज हो गया। सेम रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम स्टेज पे अगर टेम्परेचर हो 298 केल्विन तो Kc की वैल्यू इंतहाई कम है, लेकिन जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो Kc की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा। अब Kc की वैल्यू ज्यादा कब होगी? दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं अब इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से Kc की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर Kc की वैल्यू ज्यादा करनी है तो फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो दिस इज प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करना होगा? कम करना होगा। तो ये बात गौर से सुन ले कि बेसिकली जब आप टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस तो आपको एक नया Kc मिल जाता है जो ज्यादा होता है मिकदार में एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो लिहाजा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी। Kc की वैल्यू के बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपके साथ प्रोडक्ट ज्यादा हो और रिएक्टेंट कम हो, बिकॉज न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट है। लिहाजा इस रिएक्शन जो एंडोथर्मिक हो, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक ही तरीका है। व्हाट इज द मेथड? वजह क्या है? वजह यह है कि Kc की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको मैं अब सवाल दे दूं कि मैं इस रिएक्शन का अगर मैं टेम्परेचर कम कर लूं, अगर इसका टेम्परेचर यहां से मैं इसको यहां तक ले आऊं 298 केल्विन तक ले आऊं तो Kc की वैल्यू कम हो जाएगी। और Kc की वैल्यू के कम करने का एक ही तरीका है कि आप प्रोडक्ट को कम कर ले और रिएक्टेंट को बढ़ाएं। तो प्रोडक्ट को कम करना और रिएक्टेंट को बढ़ाना, तो इट विल प्रोसीड एंड backward direction. This is the real scientific discussion about this. और एक्सोथर्मिक में इसका आप रिवर्स चलेंगे। मेरे ख्याल में बात क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।